गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल ग्रामोत्थान विद्यापीठ से आपका स्वागत करती हूँ। आज की हिंदी की क्लास में हमने जो विषय रखा है वो बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया था। बच्चों, आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें। तो अब उसके आगे का जो हिस्सा है वो हम आज पढ़ेंगे। अब मौखिक अभिव्यक्ति में जो है कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति यानी भाषा में दो प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। एक होती है मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरी होती है लिखित अभिव्यक्ति। जब हम अपने मन के भावों को बोल करके प्रकट करते हैं तो वो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, और जब हम अपने मन के भाव लिख करके प्रकट करते हैं और दूसरे लोग जो है हमारे उन भावों को समझते हैं तो वो लिखित अभिव्यक्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो हैं भाषा के कुछ महत्वपूर्ण रूप हैं उन पर प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, आपको जब एग्ज़ाम देते हो ना 10th और 12th में, तो स्कूल की तरफ से 20 नंबर जो भेजे जाते हैं उसमें यही आता है मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत एक सुनना यानी श्रवण माध्यम और दूसरा जो है वाचन माध्यम। तो ये दोनों तरह से आता है। तो आज हम श्रवण माध्यम के बारे में पढ़ेंगे यानी कि सुनना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को जैसे पूरी क्लास में बिठा दिया जाता है, हम टेस्ट लेते हैं ना उसी तरह से, और एक पैराग्राफ चाहे तो कोई बोल के पढ़ लेगा, चाहे सीडी चला के आपको सुना दिया जाए, कोई ऑडियो सुना दिया जाता है और आपको बड़े ध्यान से उसे सुनना होता है। और उस पैराग्राफ को सुनने के बाद उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें टाइम दिया जाता है 5 मिनट या 10 मिनट। तो उन प्रश्नों को आपने जो पैराग्राफ सुना था उसमें उनके उत्तर हैं, आपको वो उत्तर उसमें लिखने हैं। तो इस तरह से ये 5 नंबर का जो है श्रवण माध्यम है। तो अब इसे भी सुन करके बच्चा कितना समझ सकता है, मतलब उसकी समझने की योग्यता को जाना जाता है कि वो कितना ध्यान लगा करके सुनता है और फिर उसे समझ में आता है या नहीं आता, ये चेक करने के लिए ये किया जाता है। तो अब आपको मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनोगे और उसके बाद मैं आप प्रश्न लिखूंगी, आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। राष्ट्रभाषा किसी देश की अस्मिता होती है, देश का गौरव होती है। राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को तभी मिलता है जब उस भाषा को वहाँ रहने वाले अधिकांश नागरिक समझते और व्यवहार में लाते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ संविधान स्वीकृत बहुत सी भाषाएं हैं, वहाँ हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना कोई संयोग मात्र नहीं है। हिंदी हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है। यह हमारी सभी भाषाओं के बीच एक अदृश्य सेतु का काम करती है। भारत के एक बड़े भूभाग में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई। इसके माध्यम से ही सभी नेता और क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदी के लिए गौरव का विषय यह रहा है कि इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान अहिंदी भाषियों ने दिलाया। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि अहिंदी भाषी थे, यानी हिंदी भाषा नहीं बोलते थे, फिर भी इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में कल्पना की गई है।
जब संविधान सभा में भाषा के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा था, तब अधिकांश सदस्यों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान में हिंदी को राजभाषा और दूसरी भाषाओं को प्रादेशिक कहा गया। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और इसके राष्ट्रभाषा के स्वरूप को मान्यता मिली। 14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बने हुए कई दशक हो गए हैं, किंतु व्यावहारिक रूप में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। हिंदी के साथ अंग्रेजी को कुछ वर्षों के लिए सह राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजों को इस विशेष स्थान से हटा देना चाहिए था, परंतु राजनैतिक कारणवश अंग्रेजी अभी तक उस स्थान पर बनी हुई है। राष्ट्रभाषा होने के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार जनमानस तक उस प्रकार नहीं हुआ जैसे एक राष्ट्रभाषा का होना चाहिए। कागजों में तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, किंतु वास्तव में स्थिति कुछ और ही है। हिंदी में सरकारी काम अथवा प्रश्न होते ही नहीं, यदि होती भी हैं तो उनके हल अंग्रेजी में मिलते हैं। इतने हिंदी और अंग्रेजी विद्वानों के होते हुए भी वैज्ञानिक शब्दावली को हिंदी में लोकप्रिय एवं स्वीकार्य नहीं बनाया जा सका है। तकनीकी शब्दावली कठिन और अव्यावहारिक है तथा उसमें अंग्रेजी प्राय ही सरल लगते हैं। इस क्षेत्र में व्यापक शोध एवं प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। इसके प्रति भी वही भाव होना चाहिए जैसा भाव अपने राष्ट्र के लिए होता है। तो बच्चों, ये आपने ध्यान से सुना। अब इसमें से प्रश्न मैं पूछूंगी, आपसे बता सकते हो राष्ट्रभाषा देश की क्या होती है। सबसे पहली लाइन आई है, राष्ट्रभाषा किसी देश की अस्मिता होती है, उसका गौरव होती है, यानी प्रत्येक नागरिक अपनी राष्ट्रभाषा पर जो है गर्व का अनुभव करता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के लिए गौरव का विषय क्या है। हिंदी के लिए भारत की राष्ट्रभाषा होना सबसे गौरव का विषय, क्योंकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो ये हिंदी के लिए बड़ी गर्व की बात है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में कल्पना की गई थी। कौन सा अनुच्छेद है, ये पैराग्राफ में आपने सुना, यानी 351 में, अनुच्छेद 351 351, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कल्पना की गई है। प्रश्न है, हिंदी को कब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसके माध्यम से नेता और क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदी भाषा के माध्यम से। अब नेता और क्रांतिकारी हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। प्रत्येक भारतीय को किस पर गर्व होना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए। संविधान में हिंदी को तथा दूसरी भारतीय भाषाओं को क्या कहा गया है। संविधान में हिंदी को राजभाषा तथा दूसरी जो प्रांतीय भाषा हैं उनको प्रादेशिक भाषा कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न पूछे जाते हैं एक गद्यांश के आधार पर। अब एक ऐसा भी आ जाता है कई बार, कोई पद्यांश आता है, यानी कोई कविता है और उस कविता पर आधारित
प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कविता बोली जाएगी तो उसमें पहले क्या करना होता है, उस कविता का आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, यानी उसका सरलार्थ करना होता है। तभी आप एज इट इज कविता में से पंक्ति लिख के प्रश्न का उत्तर दोगे तो वो ठीक नहीं माना जाता। तो आपको उसका उत्तर हिंदी में देना है। अब मैं एक कविता पढ़ती हूँ बच्चों, तो आप देखो। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निषेध का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ। भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता का दिया, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगा धार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है, 3-4 फूल हैं, आसमान धूल है, बांस है बबूल है, पास के दुकूल हैं, वायु की हिलोर से फूंक दे झकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है, झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, औषधि आंधियाँ उठा रही, हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश को, यातना विशेष को, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर आप कैसे दोगे, जैसे हिंदी में हम देते हैं। पहला ही प्रश्न है, तेज हवा चलने पर भी क्या नहीं बुझना चाहिए? क्या नहीं बुझने को कहा है? पहली पंक्ति में दिया है, ठीक है, यह दिया बुझे नहीं, दिया बुझने की बात की गई है ना। तो इसमें हमने उत्तर क्या देना है, तेज हवा चलने पर भी दिया बुझना नहीं चाहिए। किस दिए को हमने कड़ी साधना के बाद प्राप्त किया, यहाँ पे किस दिए की बात की जा रही है, यानी हमने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है, स्वतंत्रता रूपी दिए की। किस दिए की बात की जा रही है? स्वतंत्रता, 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 स्वतंत्रता रूपी, यानी हमने जो आज़ादी प्राप्त की है ना, उसे हम हमेशा बनाए रखना है। तो उसे दिए के समान बताया कि दिए को हमेशा जलाए रखना है, इस आज़ादी को हमेशा बना के रखना है। तो हमें स्वतंत्रता रूपी दिए को कड़ी साधना के बाद प्राप्त किया है। यह दिया किसकी याद दिलाता है? यह दिया हमें गुलामी की याद दिलाता है, परतंत्रता की याद दिलाता है कि कैसे हम जो है अंग्रेजों के गुलाम बन करके रह गए थे। दिए की ज्योति से कौन आलोकित हैं? दिए की ज्योति से देश का हर द्वार आलोकित है, यानी सब लोग जो हैं आज वो आज़ाद हैं। इस भावना के लिए दिए का अपमान नहीं करना चाहिए, मतलब जीत हार इसकी शुद्र भावना का से दिए का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी कोई जीत के लिए, हार के लिए या कुछ है ना, नाराज हो जाते हैं लोग, तो वो जो है भूल जाते हैं कि आज हम इस आज़ाद देश के वासी हैं, तो अपने ही देश को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह स्वदेश का दिया किसके समान है? यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। जैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। किसको तेज धार, किसकी तेज धार पर भी चलते हुए दिए की रक्षा करनी चाहिए? गंगा की तेज धार पर चलते हुए भी देश की रक्षा करनी चाहिए। मतलब चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हम उन परिस्थितियों को पार करके अपने देश की आज़ादी को बनाए रखें। तो बच्चों, ये था आज का विषय जो है श्रवण माध्यम। तो इसके बाद जो है जो वाचन माध्यम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।